हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो हमने ओम्स लॉ में लास्ट टर्न पे जो रिलेशन कैलकुलेट किया था रेजिस्टेंस का, वो आया था R इज इक्वल टू 2m/L अपॉन NE² टाउ इंटू ए। ठीक है, इसमें m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आज हम इसी रेजिस्टेंस के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, इसमें ये जो टर्म है, मतलब 2m/Ne² टाउ, ये जो है कांस्टेंट है। देखिए, किसी भी कंडक्टर के लिए मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नहीं चेंज होने वाला है। तो इसलिए इसको हम एक अलग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली ये एक फैक्टर है। अगर आपको किसी भी कंडक्टर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, तो आप डायरेक्टली इस रेजिस्टिविटी से उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको, तो आपको क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें ये लेंथ और ए क्या है। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड है, इस तरीके से। ठीक है, और लेट्स से ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी है। ठीक है, अगर मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आई, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखेंगे? मान लीजिए इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो रो है। तो अब देखिए, आपको फार्मूला तो पता है रेजिस्टेंस का क्या होगा। इस कांस्टेंट को अगर मैं रो बोल दूं तो ये हो जाएगा रो टाइम्स एल अपॉन ए। ठीक है, तो फार्मूला क्या हुआ रेजिस्टेंस का? रो टाइम्स एल बाई ए। तो अभी हमको समझना है कि ये एल और ए क्या है। तो देखिए, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फिर हम लेंथ कौन सी लेते हैं? लेंथ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दिस लेंथ इज, लेंथ के बारे में हम लिख सकते हैं लेंथ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और एरिया हम कौन सा लेते हैं? इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस सरफेस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखिए, अगर इस एग्जांपल की हम बात करें, तो इस एग्जांपल में अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो फिर किस लेंथ के अलॉन्ग फ्लो करेगा? इस ए के अलॉन्ग। तो हम रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? रो टाइम्स ए अपॉन, और एरिया इसके परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला। तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू सी। तो फिर रेजिस्टेंस क्या आया? बी सी, रो ए बाय बी सी। समझ में आई बात? ऐसे ही अब मान लीजिए, अगर लेट्स से करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होता, ऐसे सेम करंट, तो फिर अभी रेजिस्टेंस हम क्या बोलेंगे? तो देखिए, ये मान लीजिए R1 है, तो R2 क्या हो जाएगा? रो तो सेम ही रहेगा। अब किस लेंथ के अलॉन्ग फ्लो करेगा? बी लेंथ के अलॉन्ग। तो रो बी अपॉन, और एरिया क्या होगा? ए इंटू सी। समझ में आया? अब ऐसे ही मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा होता, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो फिर R3 उसके लिए क्या हो जाएगा? तो फिर लेंथ सी हो जाएगी, सी के लॉन्ग फ्लो कर रहा है, और एरिया क्या होगा? ये एरिया, मतलब बी इंटू ए। तो हम क्या लिखेंगे? रो इंटू सी अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, तो फिर रेजिस्टेंस बेसिकली किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। दूसरा, डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और
एंड मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस के बारे में ये बोल सकते हैं। अब देखिए अब ये रेजिस्टिविटी है, ये किस पर डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए हमने डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ करंट का कोई हमें सिग्निफिकेंस नहीं रहा रो कैलकुलेट करने के लिए। हमने चाहे कोई भी डायरेक्शन ली तो हमने रो तो सेम रखा है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करती है ओनली ऑन, डायमेंशन पे भी डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि कोई भी डायमेंशन हो हमने रो को एग्जैक्टली वही लिखा है। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, टेम्परेचर एंड मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अब देखिए रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट एक तो आप ओम्स लॉ से बोल सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो फिर R को आप बोलेंगे V बाई आई, तो मतलब वोल्ट पर यूनिट एम्पियर। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं ओम, और ये सिंबल होता है। ठीक है, ऐसी रेजिस्टिविटी की क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, इसको हम देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ओम, और लेंथ अपॉन एरिया की होगी मीटर डिनोमिनेटर में, तो मीटर इधर चला जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ओम मीटर। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसको हम ओमेगा बोलते हैं, सॉरी ओम बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। अब देखिए एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, ये बेसिकली हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हमें फिजिक्स में ज़्यादातर तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन केमिस्ट्री में आपको ये टर्म्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1/r। तो इसकी यूनिट होती है, इसकी क्योंकि ओम होती है, तो क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते भी उल्टा है, ओम का उल्टा महो। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये होता है 1/ρ। ठीक है, तो 1/ρ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, सॉरी महो पर मीटर। ठीक है, तो ये हुआ ऐसा यूनिट की बात। अब देखिए हम रेजिस्टेंस के बारे में हमने ये तो जाना कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब देखिए रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, ये अब हम देखेंगे। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फेमस क्वेश्चन, मतलब काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हैं। जैसे इसमें पूछा जाता है, लेट्स से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर is made n times, then by how much time, then by what factor will the resistance change। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, लेंथ की जगह हमने एरिया चेंज कर दिया, बाकी सब वही, एरिया इज मेड n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम होगा। ठीक है, तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, अब देखिए क्योंकि हमने कंडक्टर का लेंथ चेंज किया है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा कंडक्टर का, तो फिर हम वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इनिशियली A1 एरिया था क्रॉस सेक्शन और L1 लेंथ थी, तो हम बोल सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ठीक है, तो फिर आपको सवाल में दिया हुआ है कि L2 जो है वो n टाइम्स L1 हो गया, तो फिर आप क्या लिखेंगे, देखिए A2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप A1 L1 अपॉन L2, और क्योंकि L2 कितना है n टाइम्स L1, तो A1 L1 अपॉन n इंटू L1, L1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एरिया कितना हो गया। अगर आप लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो एरिया n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं।
ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, ठीक है। ये मान लीजिए R1 है, तो ये 1 सफिक्स के साथ आ जाएंगे। अब R2 जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, रो टाइम्स L2 बाय A2, ठीक है। तो L2 कितना है, N टाइम्स L1, और एरिया कितना हो गया, A1 बाय N, ठीक है। तो ये N ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं आप, N स्क्वायर रो L1 बाय A1, मतलब N स्क्वायर R1। तो इसका मतलब अगर आप लेंथ को n टाइम्स कर देते हैं तो फिर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, एरिया को n टाइम्स किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड। अगर आपने एरिया को n टाइम्स किया तो फिर से वही काम करेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो एरिया कितना हो गया, n टाइम्स A1, ठीक है। तो एरिया जो है n टाइम्स A1 हुआ, तो फिर हम लेंथ को कितना लिख सकते हैं, देखिए L2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 L1 बाय A2, ठीक है। तो A1 इंटू L1 और A2 को हम लिख सकते हैं n टाइम्स A1, तो A1 कैंसिल हो जाएगा, तो L2 कितना है, L1 बाई N, मतलब लेंथ n टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर रेजिस्टेंस आप क्या लिखेंगे, रो टू इज इक्वल टू रो इंटू L2 बाई A2, और ये कितना हो जाएगा, रो इंटू L1 बाई N, और A2 को क्या लिखेंगे आप, N इंटू A1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रो इंटू L1 बाई A1 इंटू 1 बाय N स्क्वायर, मतलब R1 बाय N स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आप एरिया को n टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। R1 बाय N स्क्वायर, और यहाँ पर रिजल्ट क्या है, R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर टाइम्स R1। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इस पर और क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा पूछा गया आपसे कि अगर इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय x%, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय x%, और मान लीजिए ये वैल्यू लेसर देन 5 है, ठीक है, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर देखिए लेंथ को हमने x% इंक्रीज कर दिया, तो L मान लीजिए इनिशियल लेंथ थी, तो L प्राइम क्या हो जाएगा, मतलब फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, L प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू L। तो आप क्या लिख सकते हैं, L टाइम्स 1 प्लस एक्स बाय 100, ठीक है। अब क्योंकि आपने लेंथ इंक्रीज किया तो 100% एरिया भी इफेक्ट होगा, तो एरिया को क्या लिखेंगे आप, A1 L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2, और A2 इंटू L2 को क्या लिख सकते हैं, A2 इंटू L1 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100, ठीक है। तो L1 कैंसिल हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू कितनी आई, A1 बाय 1 प्लस एक्स अपॉन 100, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो इंटू L2 बाय A2, तो रो L2 कितना है, देखिए L1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 100, और एरिया कितना है, A1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 100, वो ऊपर चला जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए रो L1 बाई A1 को आप क्या बोल सकते हैं, R1 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि ये लेसर देन 5 है, तो ये फैक्टर 1 से बहुत छोटा होगा, क्योंकि 5/100 1 से तो काफ़ी ही छोटा है, तो हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, R1 इंटू 1 प्लस 2x बाय 100। तो ये R2 की वैल्यू आई। अब इससे आप क्या बोल सकते हैं कि R2 जो है इंक्रीज हुआ बाय 2x%, ठीक है। क्योंकि देखिए L1 प्लस एक्स अपॉन 100 था, तो ये x टाइम इंक्रीज हुआ था, तो ये R1 1 प्लस 2x बाई 100 है, तो मतलब 2x% इस टाइम इंक्रीज हुआ। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन आप खुद से करके देख सकते हैं। मान लीजिए अगर लेंथ की जगह
एरिया को, एरिया ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर दिया हमने बाय x%, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है बाय 2x%। ठीक है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये थे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो रेजिस्टेंस पर लेंथ और एरिया चेंज करने पर जो न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस, देखिए अभी तक हमने लेंथ और एरिया चेंज करने के कारण देखा कि रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम टेम्परेचर के कारण क्या फ़र्क पड़ता है वो कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं आपको टेम्परेचर चेंज के क्वेश्चंस करवाऊँगा। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा जाए, मान लीजिए एक ये थिक सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस r1 और आउटर रेडियस r2 है, और करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है इसके लेंथ के लॉन्ग। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए इसकी लेंथ l है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए रो L/A होता है, तो लेंथ के अलॉन्ग, जिसके अलॉन्ग ये करंट फ्लो कर रहा है उसकी लेंथ तो L गिवन है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं रो L, और एरिया कितना है पाई r2² माइनस r1²। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगर ऐसा पूछ देते, लेट्स से ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम। ठीक है, मान लीजिए इसकी लेंथ L है और इसका ये वाला रेडियस स्मॉल a लेंथ का है और ये रेडियस p लेंथ का है, उसका रेजिस्टिविटी लेट्स से रो है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, अब देखिए आपको ये तो पता है कि लेंथ हम L ले लेंगे क्योंकि I जो है L के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है। लेकिन अब बात आती है कि एरिया कौन सा लेंगे, क्योंकि एरिया कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। तो फिर इसीलिए एरिया कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एरिया, एलिमेंटल एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम रेजिस्टेंस लिखेंगे और फिर सबके लिए इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से, ठीक है मैं डायग्राम अलग बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से x दूरी पर आप एक डिस्क सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, dx थिकनेस की। ठीक है, इस तरीके से ये a लेंथ और ये b। तो अब देखिए इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो वो इस लेंथ के लॉन्ग फ्लो करेगा, तो आप स्मॉल रेजिस्टेंस, एलिमेंटल रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, रो टाइम्स ये dx, क्योंकि इस लेंथ में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा इसका, मान लीजिए इसका रेडियस स्मॉल r है, तो फिर आप एरिया लिख सकते हैं पाई r²। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ऐसी कई सारी डिस्क से मिलकर ये बना है और सारी की सारी डिस्क से जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है I, तो हम बोल सकते हैं सारी डिस्क जो है वो सीरीज़ में लगी हुई है, क्योंकि करंट सेम किस में होता है, सीरीज़ में। या प्रीवियस नॉलेज से आपको पता होगा कि सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐड हो जाता है डायरेक्टली। अब देखिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें दो वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, X भी वेरिएबल है, तो फिर आप कैसे इंटीग्रेट करें, तो फिर आपको एक वेरिएबल रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए हम अगर मान लीजिए इधर, क्योंकि हमने X इधर माना है और Y डायरेक्शन में R माना है, तो हम देखिए
इस आर को एक्स के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं? अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर मैं एक्स वाई एक्सेस ऐसे मान लूँ तो ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या लिख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? देखिए आर इज इक्व टू वाई इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो आपको आर ही निकालना है एक्स दूरी पर। तो फिर अगर यहाँ पर ही मैं ऑरिजिन मान लूँ तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन कैसे लिख सकते हैं? वाई इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, और स्लोप कितना हो जाएगा? देखिए स्लोप होता है टेन थीटा, ये अगर थीटा है तो आप टेन थीटा क्या लिखेंगे? ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, तो वही स्लोप हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है? बी माइनस ए, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ये कितना होगा? बी माइनस ए, और ये कितना है? एल। तो स्लोप कितना हो जाएगा? बी माइनस ए अपॉन एल एम इंटू एक्स प्लस सी, और सी कितना हो जाएगा? वाई इंटरसेप्ट वो क्या है? ए। तो ये डायरेक्टली मैंने स्ट्रेट लाइन की तरीके से लिख दिया। वैसे आप इसको सिमिलर ट्रायंगल से भी लिख सकते थे, वो थोड़ा लेंथी पड़ता है, ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब देखिए आपको डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स कैसे मिलेगा आपको? इसको पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी आर बाई डी एक्स कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा? बी माइनस ए बाई एल, एक्स का 1 हो जाएगा और ए का 0 हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए, तो देखिए इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। तो इंटीग्रल डी आर आप लिख सकते हैं, लिख सकेंगे रो अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स को क्या लिखेंगे? एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेगी आर की? अब देखिए आर ए से लेके बी तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है वो अलग लिख दीजिए, तो रो अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए इंटू एल, ये तो कांस्टेंट है, रो एल पाई और बी माइनस ए। अंदर क्या बचेगा? डी आर बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रल डी आर बाई आर स्क्वायर, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके बी तक। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखिए 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/r। ठीक है, तो रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई, ठीक है, -1/r, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? रो एल पाई बी माइनस ए, तो -1/b प्लस 1/a आएगा, मतलब 1/a माइनस 1/b। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए बी इंटू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए और बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रो एल अपॉन पाई ए बी। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया, ये फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए याद कैसे रखेंगे? अगर ये पूरा सेम सिलेंडर होता, मतलब सिलेंडर होता डायरेक्टली आर रेडियस का, तो डिनोमीटर में क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। अभी बस सिंपली क्या आया है? एक साइड रेडियस ए है, एक साइड बी है, तो आर स्क्वायर की जगह आर इंटू आर की जगह आप यहाँ क्या लिख दिया? ए इंटू बी। तो ये याद करना आसान रहेगा। तो ठीक है, अभी हमने काफ़ी न्यूमेरिकल कर लिया, अब हम टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है ये अब हम देखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए हमने अभी अभी पढ़ा कि रेजिस्टेंस होता है रो टाइम्स एल बाई ए, और इस रो की वैल्यू क्या थी? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, सॉरी 2m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। अब देखिए अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर किस किस चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और किसी कंडक्टर के लिए ये एन भी कोई चेंज नहीं होता है। कंडक्टर के लिए एन का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर चेंज होने पर। लेकिन ये टाउ क्या था? इसको हम बोल रहे थे रिलैक्सेशन टाइम, और ये रिलैक्सेशन टाइम क्या था? दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो समय लग रहा था वो था। तो अब सोचिए जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसका मतलब उनका मोशन ज़्यादा रैंडम होगा, और इसके वजह से कोलिजन ज़्यादा होंगे, और कोलिजन जब बढ़ जाएंगे इसका मतलब दो कोलिजन्स के बीच में टाइम कम लगने लगेगा।
तो इसका मतलब एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो ये टाउ की वैल्यू ये डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर आप बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है, तो इसका मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, या फिर क्योंकि और रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है, तो आप बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये मैंने किसके लिए बताया, फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स के लिए ऐसा होता है। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी होगा, तो हम बोल सकते हैं उसका जो अल्फ़ा होगा, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा। अब देखिए ये कंडक्टर्स के लिए ऐसा रहा, लेकिन अगर अब सेमी कंडक्टर्स की बात करें, फॉर सेमी कंडक्टर्स, तो सेमी कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, 2m/e² तो सेम ही रहेगा और टाउ भी 100% डिक्रीज ही करेगा। लेकिन उस सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो n की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, मतलब n इंक्रीज करता है और टाउ डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। लेकिन सेमी कंडक्टर्स के लिए ये जो n है ये डोमिनेट करता है। तो ओवरऑल जो है, क्योंकि n ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और रो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के, तो फिर रेजिस्टेंस जो है फॉर सेमी कंडक्टर ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स के लिए अपोजिट होता है, और कंडक्टर्स के लिए, मतलब कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और सेमी कंडक्टर के लिए डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लेट्स से dt टेम्परेचर चेंज कराया। ठीक है, तो उसके अंदर मान लीजिए डी रो चेंज आया रेजिस्टिविटी में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डी रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डी टी के, और ऐसे ही जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है जिस समय पर, चेंज इन रेजिस्टिविटी भी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, मतलब रो इनिशियल से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, तो फिर अगर हम इन दोनों को क्लब करें तो फिर क्या लिख सकते हैं हम, डी रो इज इक्वस टू रो डी टी, या फिर हम बोल सकते हैं डी रो बाई रो इज इक्वस टू डी टी। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, मान लीजिए इनिशियल रेफरेंस रेजिस्टिविटी से फाइनल रेजिस्टिविटी तक, मान लीजिए टी नॉट से टी फाइनल तक, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 1/रो का इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ रो। ठीक है, 1/x का क्या होगा, ln x, तो ln रो, और लिमिट्स क्या लगाएंगे, रो माइनस रो नॉट, रो और रो नॉट, तो ये कितना आ जाएगा, रो बाय रो नॉट इज इक्वस टू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब देखिए इसको जब क्लब किया था हमने तो इक्वल टू लगाया, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और आता है अल्फा। ठीक है, इस अल्फा को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक अल्फा भी आएगा जो मैंने नहीं लिख पाया है, तो इस तरीके से। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रो इज इक्वस टू रो बाई रो नॉट इज इक्वस टू ई की पावर अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब देखिए ये जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है ये बहुत छोटी होती है, तो इसका मतलब, तो ये जो अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी नॉट होता है ये काफ़ी छोटा होता है 1 से। तो आप ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये होता है 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो अगर ये बहुत छोटा है तो ये, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ई की पावर इसको एक्सपेंड करूँ, तो ये जो हायर पावर्स वाले टर्म है ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, तो उनको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ई की पावर एक्स को आप क्या लिख पाएंगे, 1 + x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रो बाय
रो नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। तो आप रो को क्या लिख सकते हैं, रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा और टी माइनस टी नॉट को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा टी। ठीक है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज करती। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने लिखा है। एक्चुअली यहाँ रेजिस्टिविटी है तो फिर यहाँ पर आप रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ये लगभग सेम ही होते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि रो और रो नॉट के साथ मैंने रिलेशन लिखा, अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट दोनों साइड एल अपॉन ए का और एल अपॉन ए का मल्टीप्लाई कर दूँ तो रो एल बाई ए और रो नॉट एल बाई ए, तो ये रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, और ये अल्फ़ा के बारे में आप बोल सकते हैं अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 फॉर कंडक्टर्स। ये मैं कैसे लिख पाया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो अल्फ़ा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी ये इंक्रीज करेगा। लेकिन अल्फ़ा इज लेसर देन 0 फॉर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब देखिए आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर आपने एल बाई ए यहाँ पर और यहाँ पर सेम मान लिया, टेम्परेचर चेंज कराएंगे तो लेंथ और एरिया भी तो चेंज होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, लेंथ और एरिया के चेंज को हमने यहाँ पर नेगलेक्ट किया है। हालांकि वो चेंज हो रहा है लेकिन हमने नेगलेक्ट किया उसको। क्यों? क्योंकि जो लेंथ और एरिया का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻5 के ऑर्डर का, और ये जो अल्फ़ा है मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसका कोफिशिएंट होता है मतलब 10⁻⁻3 10⁻⁻2 के ऑर्डर का। तो वो अल्फ़ा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो लेंथ और एरिया है इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है, तो इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब हम किसी भी मतलब जितने रेजिस्टेंस हम पढ़ते हैं हमें लेबोरेटरी में मिल जाते हैं जनरली, लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर्स डिवाइस होते हैं उसमें भी हमको करंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी हमें रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस काफ़ी छोटे होते हैं तो जो रेजिस्टेंसेस उसमें यूज़ करने पड़ेंगे हमको वो भी काफ़ी छोटे होंगे। तो जनरली जो मतलब मार्केट में रेजिस्टेंसेस आते थे तो उन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू वॉट मतलब जो भी रेटिंग होती थी उस पर लिखा रहता था। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बहुत छोटे हो जाएंगे तो उस पर लिखना जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर हमने क्या किया, उस लिखने की जगह उस पर कलर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हम उस रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कलर के कारण से कैलकुलेट कर पाए। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बन रेजिस्टेंसेस। मतलब कार्बन रेजिस्टेंसेस कैसे रेजिस्टेंसेस होते हैं उस पर हम कलर कोड यूज़ करते हैं। मतलब कई सारे उसमें स्ट्रिप्स होती हैं जिसपे मतलब 4 स्ट्रिप्स होती हैं जिसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, और हम उन कलर की रीडिंग से उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बेसिकली कार्बन और कुछ एक एलॉय होता है, मतलब इसमें कार्बन और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें और होती हैं जिनको ब्लेंड करके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस जैसा होता है। मान लीजिए कार्बन रेजिस्टेंस है और इसमें क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं मतलब डिफरेंट कलर्स के। एक मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। तो इस तरीके से 4 डिफरेंट कलर्स के बैंड होते हैं, और आप क्या करते हैं इन डिफरेंट कलर्स के बैंड को देखकर आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो अब देखिए एक स्टैंडर्ड टेबल है, उसको मैं फॉलो करना है, उसके ज़रिए हम बता पाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ वो टेबल बना रहा हूँ और फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे वो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो इधर सबसे पहले मैं यहाँ कलर लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद इधर नंबर लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पर मल्टीप्लायर और फिर टॉलरेंस। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा ये सब क्या होता है, पहले मैं वो टेबल कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, ब्लैक, फिर आता है ब्राउन, फिर रेड,
फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, फिर ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड देन फाइनली नो कलर। ठीक है। अब देखिए नंबर कैसे कैसे रहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, बाइट तक ही नंबर रहते हैं। फिर मल्टीप्लायर कैसे कैसे, 10⁻0 मतलब 1, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10 इस तरीके से है ना। यहाँ पर 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9। फिर इसके लिए गोल्ड के लिए रहता है 10⁻−1, सिल्वर के लिए रहता है 10⁻−2। और टॉलरेंस भी होता है। टॉलरेंस गोल्ड और सिल्वर के लिए और नो कलर के लिए दिया जाता है 5%, 10% और 20%। ठीक है। अब देखिए ये कलर्स आपको डिफरेंट कलर्स दिए होंगे इस कार्बन रेजिस्टेंस पे, और वो ये पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं। अब देखिए हम ये नंबर और मल्टीप्लायर और टॉलरेंस क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई कार्बन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये 4 स्ट्रिप्स हैं। मान लीजिए ये ब्राउन है, ये रेड है, और लेट्स से ये ऑरेंज है, और लास्ट बैंड लेट्स से गोल्ड का है। ठीक है, तो अब आपको पूछा जाए कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस कार्बन रजिस्टर, तो आप कैसे रेजिस्टेंस बताएंगे। तो देखिए जो फर्स्ट 2 बैंड्स होते हैं, फर्स्ट 2 बैंड्स, ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं जो पहले मतलब इनके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होंगे उस टेबल में, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होंगे उस टेबल में, वो दोनों नंबर्स आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए ब्राउन के लिए था उसमें 1, ठीक है, और रेड के लिए था उसमें 2। तो ये रेजिस्टेंस का हम वैल्यू लिख रहे हैं डायरेक्टली, है ना। तो फर्स्ट 2 बैंड्स क्या करेंगे, ये बताएंगे हमको फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम, मतलब जो रेजिस्टेंस होगा उसके फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताएंगे। मतलब ब्राउन के करस्पॉन्डिंग 1 नंबर था तो यहाँ लिख दिया हमने पहला, ऐसे रेड के करस्पॉन्डिंग 2 नंबर था तो सेकंड नंबर पे लिख दिया। फिर जो थर्ड बैंड होगा, थर्ड बैंड, ये हमको क्या बताएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर, मतलब 12 से हमें किसका मल्टीप्लाई करना है वो हमको बताएगा। तो थर्ड कलर है ऑरेंज, तो ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लायर था वो था 10⁻3। तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 10⁻3। तो अभी तक रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 12 × 10⁻3। ये तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब इसमें टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, इसमें एरर कितना पॉसिबल है। तो लास्ट बैंड जो होता है, फोर्थ बैंड, ये हमको क्या बताता है, टॉलरेंस। तो गोल्ड के लिए मैंने लिखा था उसमें ±5%। तो फाइनली रेजिस्टेंस कितना हुआ, 12 × 10⁻3 ओम, सॉरी ±5%, इतना ओम। ठीक है, मतलब आपको बेसिकली वो कलर्स के करस्पॉन्डिंग जो टेबल है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे वो याद रखते हैं।
तो ये प्रीवियस पेज था जिस पे मैंने ये टेबल बनाई थी। अब देखिए इसको याद रखना बहुत सिंपल है, एक एक्रोनिम है, आपको थोड़ा फनी लगेगा लेकिन आपको याद रखना है। देखिए इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बी रॉय, ठीक है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हैज़, मतलब जो ऑफ और हैज वगैरह है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में मत लाइएगा। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। बियरिंग मत लेकर आइएगा, वाइफ बियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ये टेबल याद हुई, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, ठीक है, बी रॉय और ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, ठीक है। फिर आप क्या करिए, नंबर 0 से स्टार्ट कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और मल्टीप्लायर कैसे, 10 की पावर बस चढ़ा दीजिए इधर, 10 की पावर 0, 10 की पावर 9 के बाद दो गोल्ड और सिल्वर में 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 आएगा। और आपको टॉलरेंस बस इसका याद रखना पड़ेगा, गोल्ड का 5, सिल्वर का 10 और 20, ठीक है। तो टेबल याद रखना सिंपल ही है, मतलब आप क्या करेंगे, इतना बड़ा टेबल ना बना के आप ऐसे ही लिखिएगा, बी रॉय, ये एक्रोनिम एक लाइन में लिख दीजिएगा, सबके नीचे 0 1 2 3 लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 10 की पावर 2, वो आपको पता चल जाएगा। गोल्ड के नीचे 10 की पावर -1, सिल्वर के नीचे 10 की पावर -2, गोल्ड सिल्वर और नो कलर का आपको टॉलरेंस बस याद रखना है, 5 10 और 20%, ठीक है। तो ये था कार्बन रेजिस्टेंस। तो अब देखिए रेजिस्टेंस के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि वो मतलब उसका लेंथ और एरिया की वजह से क्या क्या वेरिएशन होता है, और थर्मल टेम्परेचर के कारण क्या वेरिएशन होता है, और कार्बन रेजिस्टेंस। तो ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाऊँगा, और थोड़ा हम किरचॉफ्स लॉ और बैटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाइएगा, और इसको कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।